ओके, सो लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें एसी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने आई एवरेज पढ़ लिया था, है ना। तो हमारी जो एसी की फंडामेंटल इक्वेशन होती है करंट की, वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये एक साइनसोइडल वेव फ्रंट होता है, ठीक है। तो ये साइन थीटा का ग्राफ होता है, इसको हम बोल सकते हैं साइन ओमेगा टी का कर्व यही होगा। टी इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो होगी, टी इक्वल टू ये हमारा टी बाई टू हो गया, तो ये वाला हो गया टी बाई फोर, और ये हमारा हो गया टी, और ये हो गया हमारा थ्री टी बाई फोर। तो आप देख सकते हैं कि करंट दो बार अपने मैक्सिमम को टच करती है एक साइकिल में। ये पूरा का पूरा एक साइकिल बोला जाता है, ठीक है। ये एक साइकिल बोला जाता है, और इस एक साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको अपन बोलते हैं टाइम पीरियड। तो हम टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं टू पाई बाई ओमेगा से, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि एसी के एक साइकिल में करंट दो बार मैक्सिमम होती है और दो बार जीरो होती है। हमने पढ़ा था कि एवरेज वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू जो होती है फुल साइकिल में, फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू जो होती है, फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू जो होती है, आई एवरेज जो होता है वो जीरो होता है। और हाफ साइकिल में हमने पढ़ा था, हाफ साइकिल में हमने पढ़ा था आई एवरेज जो होता है वो होता है टू आई नॉट बाई पाई। और आई आर एम एस अपने पढ़ा था वो होता है आई नॉट बाई रूट टू। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने पढ़ रखी थी। हम आगे चलेंगे, ठीक है, और हम बात करेंगे फेज डिफरेंस क्या होता है। तो मान लीजिए जैसे हमारी कोई एसी के अंदर में एक ये है, इसका इक्वेशन है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, और आई की इक्वेशन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। तो वोल्टेज और करंट दोनों डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में हमसे पूछ ले जाएगी इनका बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा। तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा फाइव वन माइनस फाइव टू, ठीक है। हम बेसिकली अंदर की दोनों चीज़ों को माइनस कर देंगे, तो ओमेगा टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइव वन माइनस फाइव टू, इस तरह से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं फेजर डायग्राम के बारे में। तो फेजर डायग्राम के बारे में हम यहाँ पर अगर समझते हैं तो हमें वेव में भी बहुत आसानी से हम समझ में आ जाएगा। एसएचएम वेव जो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिए फेजर डायग्राम क्या है, एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। इस सर्किल में ये जो एरो है ये मेरी इंस्टेंटेनियस करंट को दिखाई दे रहा है, ये एरो है, ठीक है। ये जो एरो है ये मेरा जो है उसको वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये एरो जब डिफरेंट डिफरेंट जगह जाएगा तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, मेरा ये जो एरो का जो मैग्नीट्यूड है ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कहीं भी चला जाएगा ये एरो का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये तो रेडियस है, और इस मैग्नीट्यूड को बोलते हैं हम पीक वैल्यू। तो अगर मैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की बात कर रहा हूँ, तो ये जो एरो होगा, ये एरो की जो लंबाई होगी ये हमेशा रेडियस होगी, हमेशा पीक वैल्यू होगी, ठीक है। अब अगर ये पीक वैल्यू होगी तो आई कहाँ पर होगा, आई होगा अगर मेरा एरो यहाँ पर है। मैं दूसरा पेन लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा एरो यहाँ पर है, मान लीजिए एक पॉइंट है ए, ओह दूसरा पेन लेते हैं, ओके यस, मान लीजिए एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी, ठीक है। तो इस ए पॉइंट का वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन बोली है या शेडो देखी है, उसकी जो लंबाई होगी वो मेरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, वो मेरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसी तरह से ये बी एरो है, ओ बी एरो है, इसका जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा वो मेरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। इसी तरह से सी एरो है, इसका जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा वो मेरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। मान लीजिए और ये डी एरो है, तो डी एरो का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन तो ये खुद ही हो जाएगा। और मान लीजिए ये भी एक एरो है टी इक्वल टू जीरो पे, इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो तो जीरो हो जाएगा। सो मेरा ये प्रोजेक्शन जो होता है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्रेजेंट करता है। मैं इस डायग्राम को एक बार दोबारा और क्लियरिटी से बना के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक सर्किल हो गया, ठीक है, ये सर्किल हो गया, ठीक है। इस सर्किल में मैंने इसके चार पार्ट कर लिए, ठीक है। अब देखिए मैं कोई भी एक इसकी बात कर रहा हूँ, और ये मेरा जो एंगल है ये है ओमेगा डा, किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को हम फेजर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीख रहे हैं। तो ओमेगा टी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका एंगल है, ठीक है। और ये जो लंबाई है इसको बोलूँगा आई नॉट, ये जो एरो की लंबाई है इसको बोलूँगा साइन आई नॉट, इसको मैंने बोल दिया ओ, इसको मैंने बोल दिया पी, और लेट्स से इसका एक परपेंडिकुलर ले लिया मैंने जिसको बोल दिया ए, ठीक है। अब देखिए मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है इसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन। तो इसका जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा,
इसका वाई एक्सिस पे, इसका जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा वो ये होगा। क्या ये आपको दिख रहा है? ये वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा इसका, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं ये समझ लेते हैं। हमें मालूम है कि साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी इक्वल टू जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पी ए, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ओ पी। सो हम क्या बोल सकते हैं? पी ए इक्वल टू ओ पी साइन ओमेगा टी, एंड ओ पी क्या है मेरा? पीक, तो ओ पी हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। और पी ए क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। यानी कि जब भी मेरा ये करंट का पीक होगा, इसका वाई एक्सिस पे जो प्रेजेंटेशन होगा वो हमेशा मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। ये समझना इसलिए जरूरी क्योंकि हमें इससे एसएचएम और वे में भी बहुत आसानी मिलेगी, ठीक है। हम एक आध कुछ क्वेश्चन इस पे लेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेंगे, तो आपको और क्लियरिटी से समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स से ये मेरा फेजर डायग्राम है, ठीक है। और सबसे पहले हम बोल लेते हैं कि ये t इक्वल टू 0 है। अगर ये t इक्वल टू 0 और ये एंगल दे रखा है, लेट्स से कि ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, हमसे पूछा जाएगा कि आप इसकी इक्वेशन लिखिए। तो t इक्वल टू 0 पे इनिशियल फेज इसका 60 डिग्री है, तो क्या ये इक्वेशन वैलिड होगी? i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी? नहीं, ये वैलिड नहीं होगी, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे, तो इसका फेज 0 हो रहा है, लेकिन यहां पर तो फेज आ रहा है 60 डिग्री। तो हमें मालूम है t इक्वल टू 0 पे इसका फेज आ रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री को बोल सकता हूँ पाई बाई 3। तो मैं इसका इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, यानी कि t इक्वल टू 0 पे इसका जो फेज आ रहा है वो पाई बाई 3 का फेज आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। आइए एक और चीज देखते हैं कि कई बार सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि ये मान लीजिए एक सवाल पूछ लिया जाता है कि आपसे या चलो उसी सवाल में देख लेते हैं कि भाई t इक्वल टू 0 पे इसका फेज ये है, आप बताओ कि ये यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी। t इक्वल टू 0 पे तो यहां पर है और मुझे यहां तक पहुंचाना यानी कि आई नॉट तक पहुंचाना है, तो टाइम कितना लगेगा, ये मेरे से पूछा जाता है। अब देखिए इस तरह के सवालों में कैसे करते हैं हम। देखिए t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी ये 30 डिग्री का तो फेज मेंटेन करके चल रहा है, यानी कि इसको एक्स्ट्रा कितना चलना है, ये पूरा का पूरा सर्किल कितना है, 90 डिग्री का होगा, 180, 270, 360, तो 60 डिग्री तो ऑलरेडी चल चुका है, तो इसको एक्स्ट्रा कितना चलना होगा, 120 डिग्री चलना होगा। क्या ये समझ में आया कि इसको नहीं, सॉरी 120 नहीं, 60 तो चल चुका है ना, तो 30 डिग्री और चलना होगा, इसको 30 डिग्री और चलना होगा। और हमें मालूम है कि 360 डिग्री चलने में टाइम लगता है t, पूरा चक्कर चलने में टाइम कितना लगता है t, तो 1 डिग्री एक्स्ट्रा चलने में टाइम कितना लगता है t बाई 360, तो 30 डिग्री चलने में टाइम कितना लगेगा t बाई 360 इंटू 30 विच इज नथिंग t बाई 12, यानी कि जो भी टाइम पीरियड होगा उसका 1/12 पार्ट लगेगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने में, उसको यहां से यहां तक पहुंचने में उतना टाइम लगेगा। कुछ सवाल देखेंगे हम, है ना। लेट्स से कि एक हमारा फेजर डायग्राम है और हमारी जो इक्वेशन है वो है i इक्वल टू 5 साइन 50 पाई टी, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड ये इक्वेशन है। हमसे पूछा है, इस इक्वेशन के हिसाब से हमसे पूछा है कि भाई उसको i बाई 2 से आई नॉट बाई 2 से आई नॉट होने में कितना टाइम लगेगा। अब हमें तो हमें आई नॉट बाई, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा आई नॉट बाई 2 कौन से फेज पे होगा, फिर हमें निकालना पड़ेगा आई नॉट कौन से फेज पे होगा, ठीक है। तो ये हमें बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू है 5 साइन 50 पाई टी, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर कीजिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी 5, ओमेगा की वैल्यू 50 पाई, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, 50 पाई, पाई से पाई कट गया तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 25 हर्ट्ज, यानी इस एसी की जो फ्रीक्वेंसी है 25 हर्ट्ज है। अगर 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/25 सेकेंड, यानी कि इस पूरे सर्किल को कंप्लीट करने में इसको 1/25 सेकेंड, तो यहां से t/4 लगेगा, यहां तक t/2 लगेगा, यहां तक 3t/4 लगेगा। भाई पूरे सर्किल में t टाइम लग रहा है, तो 0 से लेकर 90 तक t/4, फिर t/2, फिर 3t/4 और पूरा का पूरा t टाइम लगेगा। अब हम देखें हमें I0/2 से I0 पे जाना है, तो I0/2 अप्रोक्सीमेटली I0/2 यहां पर होगा, और I0/2 पे जो फेजर हमारा इंडिकेट कर रहा होगा वो ये फेजर इंडिकेट कर रहा होगा,
और आई नॉट पे ये फेजर इंडिकेट कर रहा होगा। तो मुझे यहां से लेके यहां तक का टाइम पूछा है, यहां से लेकर यहां तक का टाइम पूछा है, तो मैं पहले तो ये निकाल लूं कि ये एंगल कितना है। तो हमें मालूम है आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। वेरी गुड, आई की वैल्यू दे रखी आई नॉट बाई टू, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इससे क्या आ गया, ये कट गया, साइन ओमेगा टी इक्वल टू हाफ, यानी कि ओमेगा टी इक्वल टू आ गया मेरा 30 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है मेरा 30 डिग्री का एंगल आया। यानी कि मैं इस जगह पे हूं आई नॉट बाई टू पे, इस जगह पे हूं मैं 30 डिग्री के एंगल पे हूं। अब मुझे चलना कितना है, 60 डिग्री और चलना है, तब जाके मैं आई नॉट बाई टू से आई नॉट तक पहुंचूंगा। ये समझ में आया कि आई नॉट बाई टू से आई नॉट तक पहुंचेंगे मुझे 60 डिग्री चलना होगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, 360 डिग्री चलने के लिए मुझे चाहिए होता है 1/25 सेकेंड, टाइम पीरियड निकाल रखा मैंने 1/25। 360 डिग्री चलने के लिए मुझे 1/25 चाहिए होता है, या मैं इसको बोलता हूँ टी सेकेंड चाहिए होता है, छोड़ दो बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 डिग्री एक्स्ट्रा चलने के लिए मुझे 3/360 चाहिए होता है। अब मुझे यहाँ पर कितना चलना है, 60 डिग्री चलना है, तो t/360 इंटू 60, यानी कि t/6 सेकेंड चाहिए होंगे। और t की वैल्यू 1/25 है, तो 25 इंटू 6 1/150 सेकेंड चाहिए होंगे अगर मुझे आई नॉट बाई टू से आई नॉट तक पहुंचना है। तो दिस इज एक लेवल टाइप का सवाल है जो मेरे ख्याल से आपको एक अच्छी सी प्रैक्टिस देगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्म में याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर ये मेरा फेजर डायग्राम है, ठीक है, अगर ये मेरा फेजर डायग्राम है तो हम कुछ चीजों को स्टैंडर्ड तरीके से याद सकते हैं। अगर ये 30 डिग्री का एंगल होता है, अगर ये 30 डिग्री का एंगल होता है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंट जो वैल्यू आती है वो आती है आई नॉट बाई टू। ठीक है, ये हमें स्टैंडर्ड याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री का होता है तो इसके स्टैंडर्ड जो वैल्यू आती है वो आती है आई नॉट बाई रूट टू, या अगर ये 45 डिग्री, और अगर ये 60 डिग्री का होता है, इसके 60 डिग्री का होता है, तो ये आती है √3 आई नॉट बाई टू, और ये हो गया 60 डिग्री। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। ये हमारा पीक वैल्यू होता है, और इसका वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है, इसका जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, इसका जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, वो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हम एसी में भी बहुत यूज करते हैं, और वैसे भी हम बहुत सारी इसको यूज करते हैं। आइए, तो अब अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते वक्त हम बात करेंगे प्योर आर सर्किट, प्योर एल सर्किट, और है ना, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो प्योर आर की बात करेंगे हम, जहां पर ओनली आर लगा हुआ है। तो हमारा एक सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है विच इज अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स। इसकी वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये ऑल्टरनेटिव करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें वोल्टेज, करंट, इनमें फेज क्या क्या होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर एक एक करके लिखेंगे। तो हमारी ये तो होगी वोल्टेज की इक्वेशन। करंट की इक्वेशन हो जाएगी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और आई नॉट इक्वल टू होता है ई नॉट बाई आर। ठीक है, और यहीं पर अपन आर को भी इम्पीडेंस बोल देते हैं। अगर प्योर आर होता है इम्पीडेंस बोल देते हैं, और इम्पीडेंस जो हमारी होती है वो प्योर आर सर्किट में रेजिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा, फेज डिफरेंस की बात करें, फेज डिफरेंस की बात करें तो देखिए साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर है भी साइन ओमेगा टी है, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो फेज डिफरेंस जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। प्योर आर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम वोल्टेज की बात करें कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो हो जाएगा ओम्स लॉ के हिसाब से वी आर इक्वल टू आई आर, अक्रॉस रजिस्टर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, और अगर हमें इसके ये करंट है और यही वोल्टेज है, तो दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे। और अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है ना, साइनसोइडल वाला डायग्राम बनाना है, तो देखिए ये मेरी होगी करंट, ये मेरी होगी करंट, और मैं दूसरे पेन से लेता हूं। अब मैं इसी से, ये मेरा हो गया वोल्टेज, और ये मेरी करंट होगी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये होगी मेरी करंट वोल्टेज ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहीं पर ये मेरी मैक्सिमम करंट होगी आई नॉट, ये मेरा मैक्सिमम वोल्टेज हो गया ई नॉट। ये टाइम के साथ का मेरा डायग्राम हो गया। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए अगर हम प्योर आर सर्किट की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे, इम्पीडेंस जो होगी रेजिस्टेंस के बराबर होगी, फेज डिफरेंस 0 होगा, वोल्टेज
जो अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा अक्रॉस रेजिस्टर वो V इक्वल टू आई आर होगा, ठीक है। करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, और हमने इसको साइनसोइडल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये साइन ओमेगा टी का कर्व है और ये भी साइन ओमेगा टी का कर्व है। डिफरेंट इसलिए रिप्रेजेंट किया है, थोड़ा मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा कर दिया ताकि उससे क्लैरिटी आ सके, ठीक है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी जो इम्पीडेंस है, इसकी जो इम्पीडेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। तो अगर हमसे बोला जाए इसकी इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाना है, तो हम यही बनाएंगे स्ट्रेट लाइन कि इम्पीडेंस जो होती है रेजिस्टेंस के केस में फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। तो ये प्योर आर की बात होगी, ठीक है। अब प्योर आर के बाद हम जो दूसरी बात करेंगे, और उससे पहले एक और चीज समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कन्वर्जन में दिक्कत आ जाती है, बच्चों को पता नहीं होता। तो एक मैं याद करने की चीज बता रहा हूं, यहां पर है साइन ओमेगा टी, यहां पर है कॉस ओमेगा टी, और यहां पर है माइनस साइन ओमेगा टी, और यहां पर है माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, टी इक्वल टू 0 पे अगर मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूंगा, तो 90 डिग्री किया तो कॉस ओमेगा टी आ गया, 180 डिग्री किया तो माइनस साइन ओमेगा टी आ गया, 270 डिग्री किया तो माइनस कॉस ओमेगा टी आ गया, है ना, ऐसा आ रहा है। और अगर मैं नेगेटिव जा रहा हूं तो माइनस कॉस ओमेगा टी आ गया। यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि यहां से मैं पाई बाई 2 आगे गया तो क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी आएगा, नहीं आएगा। इसी तरह से साइन ओमेगा टी से फिर 180 आगे चला गया, या मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। और अगर मैं नीचे आता हूं, यानी कि पाई बाई 2 पीछे जाता हूं, तो आप देखिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये हमें कन्वर्जेंस बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार यूज होंगे, बहुत बार बार यूज होंगे। अच्छा, इनके ग्राफ देखिए आप, इनके ग्राफ देखिए। सबसे पहले तो आप साइन ओमेगा टी का ग्राफ देखिए, साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। अब आप इसके बाद देखिए साइन ओमेगा टी का ग्राफ देखिए। अगर हमें माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ देखना है, तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ होता है 0 से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे आता है। अगर माइनस का ग्राफ होगा तो नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे कॉस ओमेगा टी का ग्राफ देखना है, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ देखना है, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ देखना है, तो वो ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ये ऐसे हो चलेगा। और माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ देखना है, किसका, माइनस कोस ओमेगा टी का ग्राफ देखना है। तो ये ग्राफ हमारा ऊपर से शुरू हुआ था, अब ये जो ग्राफ होगा ये नीचे से शुरू हुआ। तो ये ग्राफ हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आप बोले तो मैं एक बार दोबारा ये दोबारा बना देता हूं यहां पर ग्राफ। देखिए ये हो गया साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये हो गया कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और इसी को नीचे ले एक्सटेंड कर दूंगा, ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसी को नीचे एक्सटेंड कर दूंगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज साइन ओमेगा टी, दिस इज माइनस साइन ओमेगा टी, दिस इज कॉस ओमेगा टी, और दिस इज माइनस कॉस ओमेगा टी। ये ग्राफ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इंडक्टर में, कैपेसिटेंस में फेज डिफरेंस आएगा और वहां पर अपन फेजर बनाएंगे तो फिर वहां पर दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम आपको पहले से बता के चल रहे हैं। अब अगर ये आपको पता है तो फिर जिंदगी बहुत आसान है। आइए अपन बात करते हैं प्योर इंडक्टर की। अब हम बात करेंगे प्योर इंडक्टर की, व्हाट हैपेंस इन द प्योर इंडक्टर। तो प्योर इंडक्टर में मेरे इस बार सर्किट में मैंने इंडक्टर लगा दिया, वही मेरा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, वही मेरा वोल्टेज सोर्स है। तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। आई जो होता है इसमें वो 5 पाई बाई 2 डिग्री पीछे हो जाता है, यानी कि आई इक्वल टू जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। कैसे होता है हम उसमें भी नहीं जाएंगे, ठीक है, वो बहुत सिंपल चाहिए, फिर भी हम उसमें नहीं जाएंगे। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है, और आई इक्वल टू होता है, आई नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो आपने वहां पर देखा था, वहां पर आ रहा था आई नॉट इक्वल टू हो रहा था वी नॉट अपन आर आ रहा था, यहाँ पर ओमेगा एल आ रहा है। तो इस वजह से वहां पर x इक्वल टू आर आया था, यहाँ पर एक्स एल इक्वल टू या एक्स आर इक्वल टू, वहां पर आर बोला था अपन, यहाँ पर एक्स एल इक्वल टू बोलूंगा ओमेगा एल। यानी कि इंडक्टिव, इसकी भी जो यूनिट है वो ओम सी होती है, वहां पर भी यूनिट जो थी वो ओम सी थी। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और वो होती है ओमेगा एल। और आप ये भी देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, वहां पर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती थी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी ओमेगा एल, ठीक है। और जो फेज डिफरेंस हो गया, देखिए फेज डिफरेंस जो हो गया
वो भी हमें दिख रहा है यहाँ पर, फेज डिफरेंस दिख रहा है। ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, यानी कि पाई बाई टू का फेज डिफरेंस दिख रहा है। कौन लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, कौन पीछे चल रहा है, पीछे तो करंट चल रहा है, तो लीड कौन कर रहा है, ई लीड कर रहा है, ई लीड कर रहा है। ये फेज डिफरेंस हो गया। अच्छा वोल्टेज ड्रॉप देखना है, वी एल इक्वल टू हो जाएगा आई ओम्स लॉ के हिसाब से आई एक्सएल, और एक्सएल की जो वैल्यू है वो ओमेगा एल है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अच्छा फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच का ग्राफ, तो एक्सएल इक्वल टू है ओमेगा एल, ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ एल टू एल, तो एक्सएल को हम बोल सकते हैं एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो ग्राफ भी हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ हो जाएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ओरिजिन से पास होने वाला। तो ये एक बेसिक चीज होगी। अब अगर हम इसके फेजर डायग्राम की बात करें तो अब देखिए फेजर डायग्राम बनाने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, इसके फेजर डायग्राम की बात करें तो पाई बाई टू का डिफरेंस है, पाई बाई टू का डिफरेंस है, और वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट पीछे आ रही है। तो आप देखिए या तो आप वोल्टेज बना दीजिए, करंट को पीछे बना दीजिए। ठीक है, आपका जो एंगल होता है ना एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो आप देखिए वोल्टेज आगे करंट पीछे, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, करंट को बना दीजिए यहाँ पर, वोल्टेज को आगे बना दीजिए, जैसे चाहे जैसे बना दीजिए। ठीक है, और अगर मैं साइनसोइडल की बात करनी है, आप देखिए आप साइनसोइडल की बात करनी है तो आप देखिए हमने देखा था पुरानी स्लाइड में, ये तो हमें बनाना आता है, आता है ना बनाना, ये तो हमें बनाना आता है। हम यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, फिर इसको बनाता हूँ। ठीक है, यह वाली जगह को रब करके दोबारा बनाता हूँ इसको। हमें ये वाला तो बनाना आता है भाई अच्छी तरह से, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी ये बन गया हमारा, है ना। ये किसका ग्राफ है, वोल्टेज का ग्राफ है। अब हमें करंट का बनाना है, करंट का है पाई बाई टू पीछे चल रही है, चलो पाई बाई टू पीछे चलो, पाई बाई टू क्या होता था, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। हमने यहाँ पर कहीं पे लिखा था क्या, अच्छा वो रब कर दिया था। ठीक है, हमने वो डायग्राम बनाया था, चलो कोई बात नहीं, है ना। हाँ, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू बनाना है, तो मैं वापिस वो याद दिलाता हूँ आपको, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये पीछे आया था यहाँ पर ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्या मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, ओमेगा टी माइनस पाई टू, यानी कि माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा, और माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ मैंने बताया था आपको, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये जो ग्राफ होगा, ठीक है मैं इसको दूसरे पेन से बना लेता हूँ, ये जो ग्राफ होगा माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ जो होगा ये यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, जो व्हाइट वाला ग्राफ है वो तो वोल्टेज का ग्राफ हो गया, और जो रेड वाला ग्राफ है वो मेरा करंट का ग्राफ हो गया। सो दिस इज हाउ हम प्योर इंडक्टर का हम पूरा का पूरा कर सकते हैं। और इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर ली जाए, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा एक्स वी एल इक्वल टू हो जाएगा आई एक्सएल, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वी एल इक्वल टू आई एक्सएल हो जाएगा। आइए अब अपन प्योर कैपेसिटर की बात करते हैं, है ना, प्योर कैपेसिटर की बात करते हैं, प्योर कैपेसिटर की बात करते हैं। प्योर कैपेसिटर में क्या है, सर्किट में मैंने कैपेसिटर लगा दिया, वही ऑल्टरनेटिंग सोर्स है मेरे पास। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस सी है, और इसकी जो वैल्यू है वही ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ पर करंट हमसे पाई बाई टू वोल्टेज से आगे चलेगी, करंट पाई बाई टू आगे चलेगी, और आई की वैल्यू हो जाएगी, आई नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, और हम जानते हैं कि वी नॉट अपॉन, इसको अपन एक्सी भी बोल सकते हैं, तो एक्सी जो हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस आ गया पाई बाई टू का, और इसमें लीक्स बोल सकते हैं आई लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, इसमें वोल्टेज लीड नहीं कर रहा, करंट लीड कर रहा है कैपेसिटेंस में। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस, अगर इसके बीच का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक हाइपरबोला ग्राफ आएगा हमारे पास। तो फेज डिफरेंस पाई बाई टू का आ गया, फ्रीक्वेंसी और इसके बीच का ग्राफ आ गया, और हमसे यहीं पर अगर वोल्टेज ड्रॉप पूछ लिया है तो वो हो जाएगा वी इक्वल टू आई एक्स, ये भी हमें समझ में आ गया। अच्छा, अगर हमें बोला जाए कि भाई इसका फेजर डायग्राम बनाना है ना, तो अगर मैं वोल्टेज ऐसे बना रहा हूं तो करंट ऐसे बनाऊंगा, करंट पाई बाई टू आगे चले, और करंट ऐसे बना रहा हूं तो वोल्टेज पीछे बनाऊंगा। ठीक है, और अगर मुझे साइनसॉइडल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो भी देख लीजिए आप, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, आप पुराना देखिए मैंने बनाया था जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू,
ये ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है। और कॉस ओमेगा टी का ग्राफ हमें मालूम है, पहले वोल्टेज का ग्राफ बना दिया, ये तो आ गया ई इक्वल टू ईज नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ आ गया। अब हम पेन चेंज करेंगे, दूसरा ग्राफ बना लेंगे, लेट्स से कि मैं ये वाला ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। अब मुझे बनाना है करंट का ग्राफ, तो करंट मेरी जो है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू मतलब कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी कहाँ से शुरू होता है, ऊपर से शुरू होता है, तो ये मेरा हो जाएगा करंट का ग्राफ। सो दिस इज हाउ हम एसी के, ये इनिशियल हमारी पार्ट है जिसको हमने समझने की कोशिश करी है ना। तो प्योर रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, प्योर इंडक्टेंस वोल्टेज करंट से पाई बाई टू आ गए, प्योर कैपेसिटेंस करंट वोल्टेज से पाई बाई टू आ गए, प्योर इन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इंपेडेंस जो है वो आर है, प्योर इंडक्टेंस जो रिएक्टेंस है वो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल है, प्योर कैपेसिटेंस जो रिएक्टेंस है वो एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी है, ठीक है। तो ये हमने प्योर आरएलसी पढ़ लिया है, और एक बार प्योर आरएलसी पढ़ लेते हैं तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, फिर आपको एलआर कॉम्बिनेशन, एलसी कॉम्बिनेशन, एलसीआर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे, ठीक है। थैंक यू।